इरिगेशन में आज के लेक्चर में हम बात करेंगे लॉसेस इन कैनाल और उसके बाद कैनाल लाइनिंग के बारे में। तो सबसे पहले लॉसेस इन कैनाल क्या होता है कि जब भी पानी किसी भी चैनल के अंदर या फ्लो करता है तो उसमें से कुछ लॉसेस हमको देखने को मिलते हैं। तो वो लॉसेस मेनली दो टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है इवेपोरेशन से, मतलब कि वाष्पोत्सर्जन, और दूसरा हो सकता है सीपेज से। ठीक है, सीपेज का मतलब जब पानी कैनाल के बॉटम से सॉइल के अंदर जाना शुरू कर दे तो वो कहलाता है सीपेज। तो दो टाइप से हमारा पानी लॉस हो सकता है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें इवेपोरेशन से, तो टेम्परेचर हाई होने के कारण पानी जो होता है वो भाप बनकर उड़ जाता है। तो कैनाल के अंदर जो होता है ये वाला जो लॉस है वो काफ़ी कम मात्रा में होता है, और ये जो लॉस होता है वो सीपेज वाले लॉस का ओनली 1 से 5% ही होता है। इवेपोरेशन होता है वो 1 से 5% होता है, किसका? सीपेज का। मतलब कि सीपेज से हमारा जो लॉस होता है ना, उसका खाली 1 से 5% लॉस ही हमारे इवेपोरेशन से होता है। अब हम बात करते हैं सीपेज के अंदर। तो सीपेज में वापस से दो टाइप आते हैं कि सीपेज दो टाइप से हो सकता है। एक हो सकता है अब्जॉर्प्शन और दूसरा होता है परकोलेशन। ठीक है, अब्जॉर्प्शन का मतलब और परकोलेशन का मतलब लगभग सेम होता है, लेकिन यहाँ पर हमने उसको क्लासीफाई किया हुआ है। अब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को सोख लेना। और परकोलेशन क्या होता है कि जब भी कोई पानी जो होता है वो कंटिन्यूसली फॉर्म में बहना शुरू कर दे किसी चीज़ के अंदर, तो वो कहलाता है परकोलेशन। तो यहाँ पर हम इसको समझने के लिए देखते हैं कि कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो जो अब्जॉर्प्शन होता है, अब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो ये हमारा कैनाल का सेक्शन है। ठीक है, तो अगर ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो काफ़ी नीचे डेप्थ पर होता है, मान लीजिए हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो यहाँ पर है। ग्राउंड वाटर टेबल जो अंडरग्राउंड पानी होता है ज़मीन के अंदर, उसका लेवल यहाँ तक है, और हमारी जो कैनाल है उसका जो बेड लेवल है वो यहाँ पर है। तो मतलब कि दोनों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस है। तो क्या होता है, जब यहाँ से पानी का नीचे अब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है बेड से और उसके किनारों से, तो जब पानी अब्जॉर्ब होकर नीचे जाना शुरू कर देगा तो क्या होता है कि इसमें एक प्रॉपर इस तरीके से एक एरिया बन जाता है जिस एरिया में पानी अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इस एरिया में पानी अब्जॉर्ब होके अंदर जाना शुरू कर देगा, लेकिन वो क्या करता है, ग्राउंड वाटर टेबल को टच नहीं कर पाता है। तो क्या होता है, इसके बीच में जो इतना गैप है वो ड्राई सॉइल का गैप रह जाता है। तो उस वजह से क्या होता है कि ये वाला वाटर और ग्राउंड वाटर टेबल आपस में कांटेक्ट में नहीं आ पाते हैं, और उसको बोलते हैं हम अब्जॉर्प्शन। और ये जो प्रॉपर जो सेक्शन बनता है अब्जॉर्ब्ड वाटर का, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड बल्ब। सैचुरेटेड बल्ब बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है एक हमारा परकोलेशन। तो परकोलेशन कब होता है, जब हमारा जो ये अब्जॉर्ब्ड वाटर है सॉइल के अंदर वो ग्राउंड वाटर टेबल को मीट कर जाए, मतलब कि उसके कांटेक्ट में आ जाए। तो क्या होगा, जैसे ही ये हमारा वो अब्जॉर्ब्ड वाटर जो है वो ग्राउंड वाटर टेबल को टच कर जाएगा। तो कब करेगा, जब हमारा ग्राउंड वाटर टेबल काफ़ी ऊपर हो। मान लीजिए यहाँ पर हमारा ग्राउंड वाटर टेबल है, तो क्या होगा, यहाँ पर जो ये वाटर है इसके कांटेक्ट में आ जाएगा, और फिर कॉन्स्टेंटली यहाँ का जो पानी है वो डायरेक्ट ग्राउंड वाटर के अंदर मिक्स होना शुरू हो जाएगा, और उसका एक तरीके से अंदर फ्लो बन जाएगा। ठीक है, किसके थ्रू? सॉइल के जो वॉइड्स होंगे, सॉइल के बीच में जो खाली जगह होती है उसके थ्रू कॉन्स्टेंटली पानी जो होता है वो अंदर जाना शुरू कर देता है। तो उसको बोलते हैं हम परकोलेशन। ठीक है, तो इसमें हम क्या बात को ध्यान रखेंगे कि जब ग्राउंड वाटर टेबल काफ़ी नीचे होता है तो उस कंडीशन में कौन सा लॉस होता है हमारे? अब्जॉर्प्शन वाला। और जब ग्राउंड वाटर टेबल हाई होगा, ठीक है, यानी कि ऊंचाई पर होगा, तब कौन सा लॉस होता है हमारा? परकोलेशन वाला।
अब हम बात करते हैं ये जो लॉसेस होते हैं वो किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब कि किन किन कारणों से हमारा जो लॉस है वो इफ़ेक्ट करता है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि पोजीशन ऑफ सबसॉइल वाटर टेबल, जो कि हमने अभी बात कर ली कि वाटर टेबल कहाँ है, डाउन है या हाई है, उससे इफ़ेक्ट आता है। दूसरा होता है पोरोसिटी ऑफ सॉइल, सॉइल कितनी पोरस है, मतलब कि वो अगर दानेदार मिट्टी है तो वो ज़्यादा पानी को ऑब्जॉर्व करेगी, और अगर सिल्ट और क्ले है, अगर चिकनी मिट्टी है तो वो कम पानी को ऑब्जॉर्व करेगी। एक्सटेंट ऑफ अब्जॉर्बिंग मीडियम, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो अब्जॉर्बिंग मीडियम है, जो मिट्टी पानी को ऑब्जॉर्व ज़्यादा कर रही है, वो कितने लंबाई तक, कितने एरिया तक फैली हुई है। अगर ज़्यादा एरिया में वो उस टाइप की सॉइल है तो हमारा लॉस ज़्यादा होगा, और कम एरिया में ही अगर ऐसी सॉइल है जो कि पानी को ऑब्जॉर्व करती है तो हमारा लॉस कम होगा। उसके बाद आता है डेप्थ ऑफ वाटर इन कैनाल। कैनाल के अंदर डेप्थ ऑफ वाटर जो है, अगर डेप्थ ऑफ वाटर ज़्यादा होगा तो हमारा लॉस भी ज़्यादा होगा, और अगर डेप्थ कम है तो लॉस भी कम होगा। उसके बाद आता है वेलोसिटी ऑफ वाटर इन द कैनाल। इसमें ये होता है कि अगर पानी हाई वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है तो उस केस में हमारा लॉस जो है वो कम होगा, ठीक है। और अगर हमारी वेलोसिटी कम है पानी की तो जो है वो लॉस ज़्यादा होगा। उसके बाद टेम्परेचर ऑफ वाटर, टेम्परेचर पता ही है आपको। फिर होता है अमाउंट ऑफ सिल्ट कैरीड इन सस्पेंशन। हमने पहले पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि पानी के अंदर सिल्ट रहता है, तो वो सिल्ट अगर ज़्यादा क्वांटिटी में है तो हमारा लॉस कम होगा, ठीक है। और अगर पानी के अंदर सिल्ट कम मात्रा में है, मतलब कि एकदम साफ़ पानी है, तो उससे होने वाला जो लॉस है वो हमारा ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद आता है एज ऑफ कैनाल। कैनाल अगर नई है, ठीक है, नई बनाई हुई कैनाल में लॉसेस ज़्यादा होते हैं, उसके कंपेरेटिव में जो पुरानी कैनाल होती है उसमें लॉसेस कम होते हैं। अब हम बात करते हैं जो कैनाल के अंदर लॉसेस होते हैं उनको किस टाइप से मेजर कर सकते हैं हम, ठीक है। तो जो मेजर करने का सिंपल मेथड होता है उस मेथड को हम बोलते हैं इनफ्लो एंड आउटफ्लो मेथड। इनफ्लो एंड आउटफ्लो मेथड के ज़रिए हम कैनाल के अंदर होने वाले लॉसेस को नाप सकते हैं। इस मेथड में सिंपल सा क्या किया जाता है, बेसिक कॉन्सेप्ट लगाया जाता है कि मान लीजिए ये हमारी कैनाल है, इस डायरेक्शन में उसमें पानी फ्लो कर रहा है इस साइड तक, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, पर्टिकुलर 2 पॉइंट सेलेक्ट कर दिए जाते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ सेलेक्ट कर लिया, एक पॉइंट यहाँ सेलेक्ट कर दिया, और किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से आने वाले पानी को, ठीक है, मतलब कि कितना इनपुट हो रहा है, और फिर एंड में यहाँ पर पहुँचने वाले पानी को यानी कि कितना आउटपुट हो रहा है उसको मेजर करेंगे, और उस डिफरेंस जो आएगा उसका वो हमारा लॉस हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ से हमने 100 क्यूमेक पानी छोड़ा, मतलब कि यहाँ से जो पानी आ रहा था वो 100 क्यूमेक था, और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते 98 क्यूमेक हो गया, मतलब कि जो लॉस था वो हमारा 2 क्यूमेक का रहेगा। तो इस टाइप से ये सिंपल सा बेसिक मेथड है, इसका नाम ध्यान रखना है आपको, इनफ्लो एंड आउटफ्लो मेथड। अब इन जो लॉसेस होते हैं उनको एक्सप्रेस करने का भी एक तरीका होता है, सिंपल सा, मतलब इसको यूनिट से समझ सकते हो कि जो लॉसेस होते हैं उनकी यूनिट्स क्या क्या होती है। तो उनकी जो यूनिट्स होती है उसको, एक यूनिट होती है क्यूमेक पर मिलियन स्क्वायर मीटर ऑफ वेटेड पेरीमीटर, दूसरी होती है डेप्थ ऑफ वाटर लॉस्ट इन 24 आवर्स ओवर द एरिया ऑफ वेटेड पेरीमीटर, तीसरी है इसकी परसेंटेज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द चैनल, और परसेंटेज पर किलोमीटर लेंथ ऑफ द कैनाल। मतलब कि जो 4 यूनिट्स है, मतलब कि इन 4 फॉर्म में आप किसी भी डिस्चार्ज को बता सकते हो कि भाई क्वांटिटी में बता सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक कितना पानी हमारा लॉस हुआ, तो ये क्वांटिटी होगी 2 क्यूमेक। फिर आप परसेंटेज में भी बता सकते हो कि जैसे मान लो यहाँ से हमने 100 क्यूमेक छोड़ा था और हमारा लॉस कितना हुआ 2 क्यूमेक का, तो ये कितना परसेंटेज हो गया इसका, 2% हो गया। उसी तरीके से जो डेप्थ ऑफ वाटर लॉस्ट है, अब यहाँ पे क्योंकि 2 क्यूमेक का जो है वो हमारा लॉस हो गया, तो ऑब्वियसली बात है कि जो यहाँ पर जो डेप्थ ऑफ वाटर होगा और यहाँ पर जो डेप्थ ऑफ वाटर होगा उसमें भी कुछ चेंज आया होगा, तो उस डेप्थ की फॉर्म में भी इसको शो किया जा सकता है। मतलब कि कैनाल के अंदर होने वाले लॉसेस को इन 4 तरीक़ों से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कैनाल लाइनिंग के बारे में। कैनाल लाइनिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम कैनाल को एक बार ग्राउंड के अंदर खोद देते हैं, बना देते हैं, उसके बाद वो कच्ची रहती है,
तो कच्ची कैनाल जो होती है उसके अंदर काफ़ी टाइप के हमारे लॉसेस हो सकते हैं, काफ़ी सारी उसमें डिफ़िकल्टीज आती है पानी के बहने में। तो उस वजह से हम अगर कैनाल को पक्का बना दें, किसी भी तरीके से बना सकते हैं, कंक्रीट से बना सकते हैं, ब्रिक लाइनिंग कर सकते हैं, किसी भी तरीके से अगर उसको पक्का बना दे उसकी सरफेस को, तो वो कहलाती है कैनाल लाइनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कैनाल लाइनिंग क्यों करनी ज़रूरी है, उसकी क्या नेसेसिटी है, क्या एडवांटेजेस है। वैसे तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाना बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हो जाएगा वो, लेकिन फिर भी हमको ध्यान रखना है कि क्या क्या नेसेसिटी इसकी होनी चाहिए। तो जनरल तो हमको वैसे भी पता है कि किस किस कारण से हमको कैनाल को पक्का कर देना चाहिए। तो जैसे कि इसमें सीपेज के लॉसेस कम हो जाएंगे, ठीक है, इरोजन कम होगा, मतलब कि मिट्टी का कटाव कम हो जाएगा, मेंटेनेंस कम चाहिएगा, हाई वेलोसिटी से पानी बह सकेगा उसके अंदर, और जो उसके कच्ची जो कैनाल होती है उसके अंदर जो झाड़ियाँ उग जाती है वो भी नहीं उगेगी। उस तरीके से काफ़ी इसके फ़ायदे होते हैं और हमको कैनाल को डिज़ाइन करने में काफ़ी आसानी होगी, उसका मेंटेनेंस कम होगा, उसका सेक्शन जो होगा वो बार बार चेंज नहीं हो पाएगा, कांस्टेंट एक बार जो हमने सेक्शन उसका प्रोवाइड करा दिया वही सेक्शन उसके लिए हमेशा रहेगा। साथ ही साथ जो लॉन्गिट्यूडनल स्लोप होता है वो भी सेम मेंटेन रह सकेगा। उसी के साथ साथ जो हमको प्रॉपर तरीके से जो रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि हमको हाई वेलोसिटी चाहिए या फिर हाई डिस्चार्ज चाहिए, तो वो सारा भी हम कैनाल की लाइनिंग को एडजस्ट करके और कर सकते हैं। तो ये होती है कुछ नेसेसिटी उसकी। उसके बाद हम देखते हैं कि कैनाल की लाइनिंग करने से हमको डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकती है, क्योंकि कैनाल लाइनिंग को जनरली एडवांटेजेस फॉर्म में ही देखा जाता है, लेकिन इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी होगी। तो सबसे पहले ये होता है हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, ठीक है, स्टार्टिंग इसका जो खर्च होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके बाद होता है डिफ़िकल्ट टू शिफ्ट द आउटलेट वेरी ऑफन। इसका मतलब क्या है कि जब हमने एक बार कैनाल पक्की बना दी और उसके जो आउटलेट पॉइंट्स है, मतलब कि जहाँ जहाँ से पानी हमको खेतों को सप्लाई करना है वो पॉइंट हमने बना दिए, अब उसके बाद उसमें चेंजेस करना काफ़ी मुश्किल भरा काम होता है, उसमें हम बार बार चेंज नहीं कर सकते। जबकि अगर कोई कच्ची कैनाल होगी, अनलाइंड कैनाल होगी, तो उसमें हम क्या करेंगे कि कहीं पे भी जब चाहे तब वहाँ से उसका आउटलेट करके पानी निकाला जा सकता है। उसके बाद होता है अगर उसमें डैमेज हो गया तो उसकी जो रिपेयरिंग होती है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। उसमें अगर एक बार सीपेज शुरू हो गया तो उस सीपेज को रोकना मुश्किल होता है। उसके बाद आता है अगर इसमें सीपेज होने से और उसमें वीड्स अगर उगने शुरू हो गए, मतलब कि झाड़ियाँ उगना शुरू हो गई, तो उससे क्या होता है कि वो लाइनिंग को डैमेज कर देते हैं, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं और वो भी जो है वो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। अब हम बात करते हैं कैनाल लाइनिंग करते वक्त कौन कौन सा मटेरियल जो हम लेंगे वो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, मतलब कि हमको किस टाइप का मटेरियल लेने की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। तो सबसे पहले देखेंगे कि वो वाटर टाइट होना चाहिए, मतलब कि पानी को रोकने जैसा होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं हो कि वो खुद ही पानी को ऑब्जॉर्व कर रहा है तो हमारे काफ़ी लॉसेस उसी में हो जाएंगे। उसके बाद होता है लो कोएफिशिएंट ऑफ रुगोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ रुगोसिटी जो होता है वो उसका कम होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मटेरियल जो सेलेक्ट करेंगे हम उसका कोएफिशिएंट ऑफ रुगोसिटी कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए, लो होना चाहिए। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल मटेरियल होना चाहिए और इनिशियल कॉस्ट कम होनी चाहिए, इकोनॉमिकल मटेरियल होना चाहिए एंड एबल टू रेजिस्ट ग्रोथ ऑफ वीड्स एंड अटैक ऑफ बोरोइंग एनिमल्स। खरपतवार जो होती है, झाड़ियाँ उग जाती है, उसको रोकने में मददगार होना चाहिए। और साथ ही साथ कैनाल का एक सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेजेस होता है वो होता है बोरोइंग एनिमल्स। कुछ एनिमल्स जो होते हैं जो कि ज़मीन के अंदर से मिट्टी को खोदना शुरू कर देते हैं और कैनाल्स के अंदर छेद कर देते हैं, तो ये बहुत बड़ा लॉस होता है जिसको कि हमको फाइंड आउट करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो कि इस टाइप के एनिमल्स को भी खोदने से रोक पाए। इसके बाद होता है ट्रैम्पिंग ऑफ कैटल्स। कई बार क्या होता है कि जब कैनाल के अंदर पानी बह नहीं रहा होता है तो उसके अंदर कैटल जो होते हैं, जो पशु होते हैं, वो भी उसके अंदर चलने लग जाते हैं, तो उस वजह से उसको हमारी जो लाइनिंग है उसको डैमेज नहीं होना चाहिए। फिर होता है शुड विदस्टैंड हाई वेलोसिटी। हाई वेलोसिटी से अगर पानी फ्लो कर रहा है तो उसको भी वो झेल सके, मतलब कि ऐसा नहीं हो कि तेज़ वेलोसिटी के कारण वो मटेरियल स्काउरिंग होना लग जाए, मतलब कि उसका टूटना या उसका क्षय होना शुरू हो जाए। और शुड परमिट कंस्ट्रक्शन ऑफ रिक्वायर्ड स्लोप इजीली। मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि उसमें जो हम साइड स्लोप देते हैं उसको भी आसानी से बनाने में उसको सहूलियत रहे। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ कैनाल लाइनिंग। कैनाल लाइनिंग कई टाइप की होती है, बेसिकली इसको 3 टाइप से क्लासीफाई किया गया है। हार्ड सरफेस टाइप लाइनिंग, अर्थ टाइप लाइनिंग
और बरीड एंड प्रोटेक्टेड मेम्ब्रेन टाइप लाइनिंग। सबसे पहले हार्ड सरफेस लाइनिंग कौन सी होती? अगर कंक्रीट की कोई लाइनिंग बना दी या फिर हमने ब्रिक की लाइनिंग बना दी या फिर स्टोन लगा दिए तो वो हमारी हार्ड सरफेस कहलाएगी। उसके बाद आता है अर्थ टाइप लाइनिंग। अर्थ टाइप लाइनिंग क्या होती है? वो जनरली सॉइल से ही बनी हुई होती है, लेकिन पक्की होती है, मजबूत होती है और हार्ड होती है। फिर तीसरा आता है बरीड एंड प्रोटेक्टेड मेम्ब्रेन। इसमें क्या किया जाता है कि कैनाल को ऊपर से देखेंगे तो वो कच्चा ही दिखेगा, मतलब कि वो लाइन्ड नहीं दिखेगा, लेकिन क्या किया जाता है, फिगर में दिख रहा है कि कैनाल को खोदने के बाद उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन यानी कि एक शीट बिछा दी जाती है जो कि वाटरप्रूफ होती है और उसके ऊपर वापस से एक प्रोटेक्टिव सॉइल का लेयर बिछा दिया जाता है ताकि जो पानी होता है वो उस मेम्ब्रेन से नीचे नहीं जा पाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर हार्ड सरफेस लाइनिंग की बात करें तो उसमें आती है सीमेंट कंक्रीट टाइप लाइनिंग। तो सीमेंट कंक्रीट में हमको बात ध्यान रखने लायक क्या है कि जनरली इसकी जो थिकनेस प्रोवाइड कराई जाती है वो 5 से 15 सेंटीमीटर के तक प्रोवाइड कराई जाती है और जो जॉइंट्स होते हैं इसमें हर 3 से 5 मीटर लंबाई में, कैनाल के अंदर हर 3 से 5 मीटर की लंबाई पर एक कंस्ट्रक्शन जॉइंट हमको प्रोवाइड कराना होता है ताकि उससे क्रैकिंग को बचाया जा सके। उसके बाद आती है शॉर्टक्रीट लाइनिंग, मतलब कि जब कंक्रीट को प्रेशर के साथ एक नोज़ल से निकालकर सरफेस के ऊपर छोड़ा जाता है तो वो कहलाती है शॉर्टक्रीट लाइनिंग। उसके बाद आता है प्रीकास्ट कंक्रीट लाइनिंग। कई बार क्या होता है कि प्रीकास्ट सेक्शन जो होते हैं वो लाकर और एज इट इज़ कैनाल की साइड पर लाकर बिछा दिए जाते हैं तो वो कहलाते हैं प्रीकास्ट कंक्रीट लाइनिंग। उसके बाद आता है सीमेंट मोर्टार की लाइनिंग। तो सीमेंट का सिंपल सा है, सीमेंट और सैंड का मोर्टार बनाकर और लाइनिंग कर दी जाती है उसकी। फिर आता है उसके बाद ब्रिक लाइनिंग। तो ब्रिक लाइनिंग सिंपल सा है, पहले मोर्टार बिछा देंगे और उसके ऊपर ब्रिक्स को जो है वो बिछा दिया जाएगा और उसके ऊपर से वापस से मोर्टार बिछाकर उसकी सरफेस को स्मूथ कर दिया जाएगा। इसके बाद आता है एस्फाल्टिक लाइनिंग। तो एस्फाल्टिक लाइनिंग क्या होती है? जो टार होता है, ठीक है, जो कि हम सड़क बनाने में काम में लिया जाता है, तो फाइन एग्रीगेट को, ठीक है, और एसफाल्ट को मिक्स करके जिस तरीके से रोड बनाई जाती है उसी तरीके से उसकी लाइनिंग कर दी जाती है कैनाल की, तो वो कहलाता है एस्फाल्टिक लाइनिंग। और इसकी जो लेयर हम प्रोवाइड कराते हैं वो जनरली 30 सेंटीमीटर की लेयर प्रोवाइड कराई जाती है। फिर आता है सॉइल सीमेंट लाइनिंग। तो सॉइल सीमेंट क्या होता है? सॉइल को और सीमेंट को कुछ मात्रा में अगर हम मिक्स कर दें तो वो कहलाती है सॉइल सीमेंट लाइनिंग। तो इसके अंदर क्या किया जाता है कि 90 to 95% सॉइल का पार्ट लिया जाता है और उसमें 10 से 5% जो है वो सीमेंट ऐड कर दिया जाता है और फिर उसको बिछा दिया जाता है। तो क्या होता है, सीमेंट जो होता है सॉइल के अंदर वो पानी के साथ मिलकर एक बाउंडिंग प्रॉपर्टी बनाता है और वो सॉइल को बांधे रखता है, उससे सॉइल जो होती है वो हार्ड हो जाती है। उसी तरीके से एक क्ले पुडल लाइनिंग भी होती है जिसमें कि चिकनी मिट्टी को काफ़ी तरीके से अच्छे से उसको मिक्स करके पानी के साथ और कैनाल के ऊपर प्रॉपरली तरीके से एक 30 सेंटीमीटर मोटाई की लाइन बिछाई दी जाती है। उसके बाद आता है सोडियम कार्बोनेट लाइनिंग, जिसकी थिकनेस जनरली हम 10% रखते हैं। फिर आता है स्टोन ब्लॉक्स की लाइनिंग। स्टोन ब्लॉक जो होते हैं, स्टोन के टुकड़ों को प्रॉपर तरीके से जमा दिया जाता है कैनाल के ऊपर, उसको हम बोलते हैं स्टोन ब्लॉक पिचिंग या फिर लाइनिंग बोल सकते हैं। लेकिन इसमें एक ये दिक्कत होती है कि ये जो स्टोन ब्लॉक्स होते हैं वो काफ़ी रफ़ होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि पानी के बहाव को रेजिस्ट करने का काम करते हैं, उसकी वेलोसिटी को कम करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे होते हैं प्री फैब्रिकेटेड लाइट वेट मेम्ब्रेन आते हैं, बेंटोनाइट क्ले मेम्ब्रेन होता है, रोड ऑयल लाइनिंग होती है। तो काफ़ी तरीके की लाइनिंग होती है। इनमें हमको जनरली आइडिया होना चाहिए और इनकी जनरली थिकनेस पता होनी चाहिए कि किस चीज़ का कितनी थिकनेस को प्रोवाइड कराया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं जो इंडियन स्टैंडर्ड्स है हमारे कैनाल डिज़ाइन करने के लिए, उस इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कुछ हमको प्रॉपर रूल्स रिकमेंड किए गए हैं, वो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखने हैं। सबसे पहला होता है साइड स्लोप्स का एक रूल होता है कि जो हमको साइड स्लोप्स प्रोवाइड कराना होता है कैनाल में, वो किस हिसाब से प्रोवाइड कराना चाहिए। तो उसके लिए जो सबसे मेन फैक्टर है उसको अफेक्ट करने वाला वो होता है एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज जो होता है वो आपको पता होगा क्या होता है। जब किसी सॉइल को फ्रीली किसी सरफेस पर डाला जाता है, मान लीजिए ये कोई हमने सॉइल का यहाँ पर ढेर बना दिया, तो सॉइल जो सरफेस के साथ एंगल बनाती है थीटा, वो कहलाता है एंगल ऑफ रिपोज। तो मिट्टी अगर ज़्यादा बुरबुरी है और वो मतलब ज़्यादा ही स्लाइड करने की स्थिति में होती है, ठीक है, तो मान लो कि जब हम कैनाल को एक्सकेवेट करके बना रहे हैं, खोद रहे हैं,
तो अगर हमने एकदम स्टीप स्लोप दे दिया साइड्स का, और यहाँ पर जो मिट्टी है वो काफ़ी दानेदार है, स्लाइड होने की ज़्यादा संभावना है, तो यहाँ पे क्या होगा, इतना जो हिस्सा है इसका वो कट कर ऑटोमेटिकली इधर गिर जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि मिट्टी की प्रॉपर्टी के ऊपर, उसके एंगल ऑफ रिपोज के ऊपर जो है वो साइड स्लोप निर्भर करता है। इसके बाद एक टर्म आती है फ्री बोर्ड। फ्री बोर्ड क्या होता है, जब हम कैनाल बनाते हैं तो उसका जो सेक्शन होगा वो कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, ये जो होते हैं वो साइड्स में, ये ग्राउंड लेवल होता है हमारा। ठीक है, और ये जो होता है वो हम कुछ साइड्स एम्बैंकमेंट्स बनाते हैं डेप्थ प्रॉपर प्रोवाइड कराने के लिए। तो क्या होता है कि इसमें मान लो कि हमारा जो वाटर टेबल है, मैक्सिमम जो वाटर लेवल है वो इस कैनाल के अंदर यहाँ तक होने की संभावना होती है, तो उसको हम बोलते हैं फुल सप्लाई लेवल। ये होता है हमारा फुल सप्लाई लेवल। यहाँ तक हमारा मैक्सिमम किसी भी कंडीशन में सप्लाई का लेवल होगा, उससे ऊपर नहीं होगा। तो हम ये जो एक्स्ट्रा हाइट देते हैं किनारे की, टॉप से लेके यहाँ तक, उसको बोलते हैं हम फ्री बोर्ड। ठीक है, और ये जो फ्री बोर्ड दिया जाता है वो मिनिमम जो प्रोवाइड कराना होता है वो होता है 0.75 मीटर। ठीक है, ये है इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। ये क्यों प्रोवाइड कराया जाता है, जनरल सेफ्टी पर्पस से, कि भाई कुछ डेप्थ तक अगर बिल्कुल किनारे तक पानी फ्लो होगा तो उससे काफ़ी टाइप के हमारे लॉसेस भी उसमें हो सकते हैं। इसी के साथ एक आता है एक हाई फ्लड लेवल। काफ़ी तरीके के ऐसे नाम आते हैं, वो हम अगले किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हाई फ्लड लेवल का मतलब क्या होता है, जब नदी के अंदर या चैनल के अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी आ जाए, फ्लडिंग की संभावना हो जाए, तो मान लो कि पानी इस लेवल तक ऊपर चढ़ गया। ठीक है, तो वो कहलाता है हाई फ्लड लेवल। मतलब कि अभी तक एट ए टाइम, आज तक की स्थिति को देखते हुए मैक्सिमम कितनी हाइट तक फ्लड आ चुकी है पिछले सालों में, वो पॉइंट कहलाता है हाई फ्लड लेवल। तो उस हाई फ्लड लेवल को भी हर जगह पर नदी के किनारे मार्क कर दिया जाता है कि आज तक जो भी फ्लड आई है तो वो फ्लड जो है वो इस लेवल तक आ चुकी है, इससे ऊपर कभी भी नहीं गई। इसके बाद आता है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो अलाउेबल है इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, वो अलाउेबल वेलोसिटी है 1.5 से 1.5 to 2 मीटर पर सेकेंड। ये है हमारी अलाउेबल वेलोसिटी एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। और इसके लिए जो फॉर्मूला दिया हुआ है, तो वो फॉर्मूला हमारा रहता है V = R⁴ S⁴1/2 डिवाइडेड बाय N। ये फॉर्मूला है इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वेलोसिटी का। ठीक है, चैनल के अंदर R होता है क्या, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, S होता है साइड स्लोप, लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप, और N होता है रुगोसिटी कोएफिशिएंट। तो ये था हमारा टॉपिक कैनाल लाइनिंग और कैनाल लॉसेस के बारे में।